नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ITI 360 डिग्रीज में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे CTI एंट्रेंस एग्जाम के मॉडल पेपर नंबर 4 के बारे में, जो कि इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन ट्रेड के छात्रों के लिए CTI एंट्रेंस एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बच्चों, इससे पहले मैं CTI एंट्रेंस एग्जाम के लिए इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन ट्रेड के लिए 3 और मॉडल पेपर बना चुकी हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप वहां से जाके उस वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। तो मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है जनरेटेड ईएमएफ इज इक्वल्स टू फाई जेड एन अपॉन 60 वोल्ट। ऑप्शन बी है जनरेटेड ईएमएफ इज इक्वल्स टू फाई ए एन जेड अपॉन 60 पी वोल्ट। ऑप्शन सी है जनरेटेड ईएमएफ इज इक्वल्स टू पी एन जेड अपॉन 60 फाई ए वोल्ट। और ऑप्शन डी है जनरेटेड ईएमएफ इज इक्वल्स टू फाई पी एन जेड अपॉन 60 ए वोल्ट। तो डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ की गणना करने के लिए जो इक्वेशन होता है वो होता है फाई पी एन जेड अपॉन 60 ए वोल्ट, जहाँ फाई है वो है फ्लक्स पर पोल, मतलब फ्लक्स प्रति पोल का मान, और पी है पोलों की संख्या, एन है स्पीड यानी कि गति आरपीएम में, और जेड है कंडक्टर्स की संख्या, ए है पैरेलल पाथ की संख्या यानी समांतर पथों की संख्या। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, जनरेटेड ईएमएफ इज इक्वल्स टू फाई पी एन जेड अपॉन 60 ए वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है, डीसी जनरेटर का नाम क्या है, मतलब जो चित्र में डीसी जनरेटर दिखाया गया है इसका नाम क्या है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड। ऑप्शन बी है डिफरेंशियल शॉर्ट शंट कंपाउंड। ऑप्शन सी है क्यूमुलेटिव लॉन्ग शंट कंपाउंड, और ऑप्शन डी है क्यूमुलेटिव शॉर्ट शंट कंपाउंड। तो जो चित्र में दर्शाया गया है उसमें ध्यान से देखिए, तो इसमें जो फील्ड वाइंडिंग है उसे 2 भागों में बांटा गया है, और एक फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर के साथ सीरीज में यानी कि श्रेणी क्रम में, और दूसरी फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर के साथ समांतर में संयोजित किया गया है। और दोनों ही फील्ड वाइंडिंग में जो फ्लक्स के लिए एरो मार्क किया गया है वो विपरीत दिशा में किया गया है। तो यदि जनरेटर में जो फील्ड फ्लक्स होते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में या विपरीत दिशा में होते हैं तो वो डिफरेंशियली कंपाउंड होता है। अब जो शंट आर्म है, जो समांतर फील्ड वाइंडिंग है, वो आर्मेचर और सीरीज फील्ड वाइंडिंग दोनों के ही अक्रॉस लगी हुई है, इसलिए ये लॉन्ग शंट डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी जनरेटर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। क्वेश्चन नंबर 3 है, डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए कॉर्क स्क्रू रूल। ऑप्शन बी है राइट हैंड पाम रूल। ऑप्शन सी है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, और ऑप्शन डी है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो जनरेटर में जो प्रेरित ईएमएफ होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, उसकी दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल या फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का उपयोग मोटर के लिए किया जाता है, मोटर की घूर्णन दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। मतलब फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल जनरेटर के लिए होता है और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल मोटर के लिए होता है। ये आप अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि ये क्वेश्चंस अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक डीसी मोटर में बैक ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या है। मतलब जो डीसी मोटर में बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है उसको कैसे, किस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए ई बी इज इक्वल्स टू वी अपॉन आई ए इंटू आर ए वोल्ट। ऑप्शन बी है ई बी इज इक्वल्स टू वी इंटू आई ए इंटू आर ए वोल्ट। ऑप्शन सी है ई बी इज इक्वल्स टू वी माइनस आई ए इंटू आर ए वोल्ट, और ऑप्शन डी है ई बी इज इक्वल्स टू वी प्लस आई ए इंटू आर ए वोल्ट। बैक ई एम एफ ज्ञात करने का सूत्र होता है ई बी इज इक्वल्स टू वी माइनस आई ए इंटू आर ए, जहाँ पे ई बी बैक ई एम एफ है, वी सप्लाई वोल्टेज है, आई ए आर्मेचर धारा है, और आर ए आर्मेचर प्रतिरोध है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ई बी इज इक्वल्स टू वी माइनस आई ए इंटू आर ए वोल्ट।
क्वेश्चन नंबर 5 है डीसी जनरेटर का नाम क्या है, मतलब जो चित्र में डीसी जनरेटर दिखाया गया है वो कौन सा डीसी जनरेटर है ये हमें पहचानना है। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है शंट जनरेटर, ऑप्शन बी है सीरीज जनरेटर, ऑप्शन सी है कंपाउंड जनरेटर और ऑप्शन डी है सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। तो जो चित्र में डीसी जनरेटर दिखाया गया है इसकी फील्ड वाइंडिंग को एक अलग डीसी सोर्स से कनेक्ट किया गया है, एक बाहरी डीसी स्रोत से कनेक्ट किया गया है इस डीसी जनरेटर की फील्ड वाइंडिंग को, इसलिए क्या हो जाएगा सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर हो जाएगा, पृथक उत्तेजित जनित्र हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। क्वेश्चन नंबर 6 है जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को वैद्युतिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए हीट एनर्जी, ऑप्शन बी है काइनेटिक एनर्जी, ऑप्शन सी है केमिकल एनर्जी और ऑप्शन डी है मैकेनिकल एनर्जी। तो जो जनरेटर होता है वो क्या करता है, वो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युतिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी मैकेनिकल एनर्जी। जनरेटर द्वारा मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है डीसी जनरेटर का कार्य सिद्धांत क्या है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है कॉर्क स्क्रू रूल, ऑप्शन बी है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ऑप्शन सी है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल और ऑप्शन डी है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो डीसी जनरेटर जो होता है वो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 8 है 4 पोल डीसी जनरेटर के ड्यूप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समांतर पथ होते हैं। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 8 और ऑप्शन डी है 12। तो इस डीसी जनरेटर में क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ पोल्स दिए हुए हैं 4 और वाइंडिंग कैसी है ड्यूप्लेक्स लैप वाइंडिंग है। तो जो ड्यूप्लेक्स लैप वाइंडिंग होती है उसमें समांतर पथों की संख्या होती है 2 इंटू नंबर ऑफ पोल्स, मतलब नंबर ऑफ पोल्स की दुगनी। ड्यूप्लेक्स लैप वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या होती है नंबर ऑफ पोल्स की दुगनी। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं 4 हैं, तो ड्यूप्लेक्स लैप वाइंडिंग में जो समांतर पथों की संख्या हो जाएगी कितनी हो जाएगी 4 इंटू 2 8, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी 8। क्वेश्चन नंबर 9 है एक स्व उत्तेजित डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व यानी कि रेसिडुअल मैग्नेटिज्म की आवश्यकता क्या है, मतलब एक जो सेल्फ एक्साइटेड या स्व उत्तेजित डीसी जनरेटर होता है उसमें रेसिडुअल मैग्नेटिज्म क्यों जरूरी होता है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है बिल्डअप द वोल्टेज यानी कि वोल्टेज का निर्माण करने के लिए, ऑप्शन बी है रिड्यूस द फील्ड करंट यानी कि फील्ड करंट को कम करने के लिए, ऑप्शन सी है रिड्यूस द आर्मेचर करंट मतलब आर्मेचर करंट को कम करने के लिए और ऑप्शन डी है मेंटेन द कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज मतलब कि नियत आउटपुट वोल्टेज बनाए रखने के लिए। तो जो सेल्फ एक्साइटेड या स्व उत्तेजित डीसी जनित्र होता है उसमें अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता वोल्टेज का निर्माण करने के लिए होती है, वोल्टेज बिल्डअप करने के लिए होती है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए वोल्टेज का निर्माण करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 है कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या है यदि शंट फील्ड आर्मेचर के साथ समांतर में जुड़ा हुआ हो। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है लॉन्ग शंट कंपाउंड, ऑप्शन बी है क्यूमुलेटिव कंपाउंड, ऑप्शन सी है डिफरेंशियल कंपाउंड और ऑप्शन डी है शॉर्ट शंट कंपाउंड। तो कंपाउंड जनरेटर में जैसे मैंने अभी बताया है कि जो फील्ड वाइंडिंग होती है उसे 2 भागों में बांट देते हैं और एक फील्ड वाइंडिंग जो होती है वो आर्मेचर के साथ श्रेणी में होती है और दूसरी फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के साथ पैरेलल में कनेक्टेड होती है। तो यदि जो पैरेलल वाली फील्ड वाइंडिंग है वो सिर्फ आर्मेचर के अक्रॉस कनेक्टेड है तो उसे बोलते हैं शॉर्ट शंट कंपाउंड, और यदि जो शंट वाली फील्ड वाइंडिंग है वो आर्मेचर और सीरीज फील्ड वाइंडिंग दोनों के ही अक्रॉस कनेक्टेड है तो उसे बोलते हैं लॉन्ग शंट कंपाउंड। तो गिवन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि जो शंट फील्ड है वो सिर्फ आर्मेचर से जुड़ी हुई है, आर्मेचर के अक्रॉस कनेक्टेड है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी शॉर्ट शंट कंपाउंड। क्वेश्चन नंबर 11 है डीसी जनरेटर का आर्मेचर रेजिस्टेंस बहुत कम क्यों होना चाहिए। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है आर्मेचर धारा का मान कम करने के लिए, ऑप्शन बी है आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप कम करने के लिए, ऑप्शन सी है आर्मेचर के वजन को कम करने के लिए, ऑप्शन डी है आर्मेचर का तापमान कम करने के लिए।
तो जो आर्मेचर रेजिस्टेंस होता है उसका मान काफ़ी कम रखा जाता है ताकि आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप की मात्रा काफ़ी कम रहे, आर्मेचर में ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप ना हो। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप कम करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, बड़े डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग क्यों प्रदान की जाती है? मतलब बड़े जो डीसी जनरेटर होते हैं उसमें कंपनसेटिंग वाइंडिंग का क्या उपयोग है, क्या पर्पज़ है? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए, अधिक लोड कनेक्ट करने के लिए। ऑप्शन बी है कम्यूटेशन प्रभाव कम करने के लिए। ऑप्शन सी है आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव को बेअसर करने के लिए। ऑप्शन डी है जनरेटर की दक्षता बढ़ाने के लिए। तो जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग होती है उसका उपयोग करते हैं आर्मेचर रिएक्शन के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए या आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव को बेअसर करने के लिए। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव को बेअसर करने के लिए। कंपनसेटिंग वाइंडिंग का प्रयोग आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव को बेअसर करने के लिए किया जाता है। ये बात अब मतलब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से इस पॉइंट को ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 13 है, डीसी जनरेटर में पोल शू का उद्देश्य क्या होता है? मतलब डीसी जनरेटर में जो पोल शू दिए होते हैं उनका क्या पर्पज़ होता है? तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है एयर गैप को कम करने के लिए। ऑप्शन बी है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। ऑप्शन सी है मैग्नेटिक लॉसेस को कम करने के लिए। और ऑप्शन डी है एयर गैप में समान रूप से फ्लक्स को फैलाने के लिए। तो जो पोल शू होते हैं उनका जो उद्देश्य होता है वो होता है एयर गैप में समान रूप से फ्लक्स को फैलाने के लिए। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, एयर गैप में समान रूप से फ्लक्स को फैलाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग्स का कार्य क्या है? मतलब इसमें डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का कार्य पूछा गया है। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है वोल्टेज के मान को स्थिर रखता है। ऑप्शन बी है वो विद्युत धारा को एक दिशा में एकत्र करता है। ऑप्शन सी है ब्रश पर वोल्टेज ड्रॉप को कम करता है। और ऑप्शन डी है रेटेड की तुलना में टर्मिनल वोल्टेज बढ़ाता है। तो जो स्प्लिट रिंग्स होती हैं उनका काम होता है विद्युत धारा को यूनिडायरेक्शनल करके कलेक्ट करना, मतलब विद्युत धारा को सिर्फ एक दिशा में एकत्र करना। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, विद्युत धारा को एक दिशा में एकत्र करना। क्वेश्चन नंबर 15 है, जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? मतलब जनरेटर में जो ब्रशेज होते हैं वो किस मटेरियल से बने होते हैं? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए स्टील एंड ग्रेफाइट। ऑप्शन बी है कार्बन एंड ग्रेफाइट। ऑप्शन सी है कास्ट आयरन एंड ग्रेफाइट। और ऑप्शन डी है एल्यूमिनियम एंड ग्रेफाइट। तो जो ब्रशेज होते हैं जनरेटर में वो कार्बन और ग्रेफाइट के बने होते हैं। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, कार्बन एंड ग्रेफाइट। क्वेश्चन नंबर 16 है, अवशिष्ट चुंबकत्व यानी कि रेसिडुअल मैग्नेटिज्म के अभाव में किस प्रकार का डीसी जनरेटर काम करता है? तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है शंट जनरेटर। ऑप्शन बी है सीरीज जनरेटर। ऑप्शन सी है कंपाउंड जनरेटर। और ऑप्शन डी है सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। तो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म की आवश्यकता सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर में नहीं होती है, क्योंकि सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर या पृथक उत्तेजित जनरेटर जिसे कहते हैं हिंदी में, उसमें एक एक्सटर्नल डीसी स्रोत से फील्ड वाइंडिंग को कनेक्ट किया जाता है। इसलिए इसमें रेसिडुअल मैग्नेटिज्म या अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर या पृथक उत्तेजित जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 17 था, डीसी जनरेटर में वेव वाइंडिंग की आवश्यकता क्या है? तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है लो करंट लो वोल्टेज। ऑप्शन बी है हाई करंट लो वोल्टेज। ऑप्शन सी है लो करंट हाई वोल्टेज। ऑप्शन डी है हाई करंट हाई वोल्टेज। तो जो वेव वाइंडिंग होती है उसे लो करंट और हाई वोल्टेज के लिए उपयोग किया जाता है। जहाँ पे जिस भी जनरेटर में लो करंट और हाई वोल्टेज ऐसा डिज़ाइनिंग अगर करना होता है तो वहाँ पे वेव वाइंडिंग का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, लो करंट एंड हाई वोल्टेज। क्वेश्चन नंबर 18 है, बड़ी क्षमता के डीसी जनरेटर योग बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? मतलब जो बड़ी क्षमता वाले लार्ज कैपेसिटी वाले डीसी जनरेटर होते हैं उनकी योग किस मटेरियल की बनी होती है? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है कास्ट आयरन। ऑप्शन बी है सॉफ्ट आयरन। ऑप्शन
सी है एल्यूमिनियम और ऑप्शन डी है रोल्ड स्टील। तो जो लार्ज कैपेसिटी के डीसी जनरेटर होते हैं उनका जो योक होता है वो रोल्ड स्टील का बना होता है, या आपको ऑप्शन मिल सकता है कोल्ड रोल्ड स्टील भी मिल सकता है। तो अभी ऑप्शन में सिर्फ रोल्ड स्टील लिखा हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी रोल्ड स्टील। क्वेश्चन नंबर 19 है डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का उद्देश्य क्या है? मतलब डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का क्या कार्य होता है? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है एयर गैप में फ्लक्स को बढ़ाने के लिए, ऑप्शन बी है मैग्नेटाइजिंग करंट को कम करने के लिए, ऑप्शन सी है कॉइल फ्लक्स को पैदा करने के लिए ध्रुवों को चुंबकित करना, और ऑप्शन डी है मैग्नेटिक पाथ के रिलक्टेंस को बढ़ाने के लिए। तो डीसी जनरेटर में जो फील्ड कॉइल्स दी जाती हैं उनका कार्य होता है मैग्नेटिक फ्लक्स को पैदा करना। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? कॉइल फ्लक्स को पैदा करने के लिए ध्रुवों को चुंबकित करना, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20 है बड़े डीसी जनरेटर मशीनों के पोल कोर बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है सॉफ्ट आयरन, ऑप्शन बी है कास्ट आयरन, ऑप्शन सी है कास्ट स्टील और ऑप्शन डी है स्टेनलेस स्टील। तो जो बड़े डीसी जनरेटर होते हैं, लार्ज कैपेसिटी के डीसी जनरेटर होते हैं, उनका पोल कोर कास्ट स्टील का बनाया जाता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी कास्ट स्टील। क्वेश्चन नंबर 21 है डीसी जनरेटर में आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव क्या है? मतलब डीसी जनरेटर में आर्मेचर रिएक्शन का क्या इफेक्ट होता है? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है आउटपुट वोल्टेज बढ़ता है, ऑप्शन बी है आउटपुट वोल्टेज कम हो जाता है, ऑप्शन सी है आउटपुट वोल्टेज पल्सेटिंग हो जाता है, ऑप्शन डी है आउटपुट वोल्टेज शून्य हो जाता है। तो आर्मेचर रिएक्शन के कारण जो आउटपुट वोल्टेज होता है उसका मान कम हो जाता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आउटपुट वोल्टेज कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है सिंप्लेक्स वेव वाउंड आर्मेचर के साथ एक 4 पोल डीसी जनरेटर में 1020 कंडक्टर हैं और 1500 आरपीएम की गति से संचालित है। फ्लक्स पर पोल 0.007 वेबर है। उत्पादित ईएमएफ की गणना करनी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जो डीसी जनरेटर इसमें नंबर ऑफ पोल्स की वैल्यू है 4 और जो चालकों की संख्या है नंबर ऑफ कंडक्टर्स है वो है 1020 और जो गति है वो है 1500 आरपीएम। फ्लक्स प्रति पोल का मान है 0.007 वेबर और जो वाइंडिंग है वो सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग है। तो सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग में जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ ए होता है उसकी वैल्यू होती है 2। तो अब हम इसे जो इक्वेशन है ईएमएफ याद करने का उसमें हम पुट कर लेते हैं। तो जो जनरेटर का ईएमएफ इक्वेशन होता है वो होता है 5PNZ/60A और ये किस में होता है? वोल्ट में कैलकुलेट होकर आता है। तो इसमें सभी वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। फ्लक्स की वैल्यू है 0.007, नंबर ऑफ पोल्स है 4, स्पीड है 1500 आरपीएम, नंबर ऑफ कंडक्टर है 1020 अपॉन क्या होगा 60 इंटू नंबर ऑफ पैरेलल पाथ यानी कि ए, क्योंकि ये सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग है इसलिए क्या हो जाएगा 2। तो जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आता है 42,840 बटे होगा 120 और जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमें मिलेगा 357 वोल्ट। तो चलिए ऑप्शन में चेक कर लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन है ये। तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन सी है 357, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 357। क्वेश्चन नंबर 23 आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है मैगर, ऑप्शन बी है मल्टीमीटर, ऑप्शन सी है सीरीज टाइप ओम मीटर और ऑप्शन डी है केल्विन ब्रिज। तो जो आर्मेचर वाइंडिंग का प्रतिरोध होता है उसका मान काफ़ी कम रखा जाता है, तो इसलिए इसे मापने के लिए केल्विन ब्रिज का प्रयोग किया जाता है। केल्विन ब्रिज का प्रयोग 1 ओम से भी कम रेजिस्टेंस को मापने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है डीसी मोटर की गति की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है N=EB/φ, ऑप्शन बी है N=φ/EB, ऑप्शन सी है N=EB/φ/120 और ऑप्शन डी N=EB/φ/60। तो डीसी मोटर की गति की गणना करने के लिए N=EB/φ इस सूत्र का उपयोग किया जाता है।
इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए N इज इक्वल्स टू EB अपॉन फाई, जहां EB है बैक EMF और फाई है फ्लक्स। क्वेश्चन नंबर 25 है, डीसी मोटर का क्या नाम है, मतलब जो चित्र में डीसी मोटर दर्शाया गया है उसका क्या नाम है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है डीसी शंट मोटर, ऑप्शन बी है डीसी सीरीज मोटर, ऑप्शन सी है डीसी डिफरेंशियली कंपाउंड मोटर और ऑप्शन डी है डीसी क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर। तो जो चित्र में मोटर दर्शाया गया है उसकी जो फील्ड वाइंडिंग है वो आर्मेचर वाइंडिंग के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये डीसी शंट मोटर हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। ये थे 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन ट्रेड के छात्रों के लिए सीटीआई एंट्रेंस एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इन सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे से समझ लेना, तैयार कर लेना। ऐसे और भी मॉडल पेपर मेरे चैनल पे सीटीआई एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए अपलोड किए जाएंगे। तो यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में ही नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर ले, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। धन्यवाद।